हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन IAS मैगज़ीन में जुलाई वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पूरा सेक्शन को कंप्लीट कर दिया, प्री और मेंस के दोनों पर्सपेक्टिव से। इसमें कल इकोनॉमिक्स शुरू किया था, उसमें हमने कल न्यूज़ इन शॉर्ट्स को आधा कंप्लीट कर लिया है। जैसे यहाँ तक मैंने ट्विन बैलेंस शीट तक मैंने कल करा दिया था। आज जो है न्यूज़ इन शॉर्ट्स को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ जो आर्टिकल्स होते हैं, 14 आर्टिकल्स हैं इकोनॉमिक्स में 14 आर्टिकल्स हैं। उन 14 आर्टिकल्स में से जो है एक आर्टिकल आज कर लेंगे और 2 दिन में 6 करके साथ साथ करके उसको जो है 2 दिन में कल परसों तक उसको पूरा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट करके हम लोग इन्वायरमेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज जो है शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। इसमें क्या दिया है, केंद्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली। एक चीज़ ध्यान देना है कि जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स वाले जो सेक्शंस होते हैं वो स्टेट PCS जैसे कि UP PCS, ठीक है, UP PCS और BPSC वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और UPSC में गाहे बगाहे जो है प्रश्न यहाँ से आते हैं। कल के जो है आप इकोनॉमिक्स वाले क्लास में देख लीजिएगा, अगर जो नहीं देखा होगा आपको मालूम चल जाएगा कि वहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। कल मैंने क्वेश्चंस के हिसाब से आपको कराया था। आज जो है सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CIMS को शुरू किया है, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है कि जो अगली पीढ़ी का, यानी कि वर्तमान पीढ़ी नहीं अगली पीढ़ी का, यानी कि मतलब इन सेंस होता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको अपनाया जा रहा है। क्या है, डेटा वेयर हाउस यानी डेटा भंडारण है, यहाँ पर डेटा स्टोर होगा, ठीक है। किसने शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट है। CIMS को शुरू किया है किसने, RBI ने। ये इंपॉर्टेंट है। और ये होगा क्या, इसमें क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। डेटा स्टोरेज के लिए है, क्या रहेगा, क्या कि जो डेटा माइनिंग करेगा, टेक्स्ट माइनिंग करेगा और जो है सांख्यिकी विश्लेषण करेगा। इससे जो है इसका उपयोग कहाँ पे होगा, इसका उपयोग ये होगा कि इसका जो है मौद्रिक नीति निर्माण में आर्थिक विश्लेषण और बिग डेटा फ्लो के लिए उपयोग किया जाएगा। सार्वजनिक उपयोग के लिए जो है डेटा उपलब्ध कराएगा और बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा जो है ऑनलाइन, जिसे जो यूज करता है उसमें ऑनलाइन सांख्यिकीय विश्लेषण में भी ये सहयोग करेगा, जो CIMS है, ठीक है। CIMS को क्या किया गया कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए शुरू किया गया है। अब जो इसका धीरे धीरे विस्तार कहाँ पे करेंगे, जो शहरी सहकारी बैंक हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं वहाँ तक, और NBFC तक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज रहती हैं वहाँ तक, ठीक है। सबसे पहला जो है उद्यमी व्यापी डेटा वेयर हाउस सब कब RBI ने शुरू किया था, 2002 में। उसका क्या नाम था, केंद्रीय डेटाबेस प्रबंधन तंत्र। अब क्या शुरू किया है, CIMS। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो बनेगा प्री में UPSC के या UP PCS के डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है। उसमें क्या पूछेगा कि किसने शुरू किया है और ये किस लिए है और काम जो है इसका क्या है, ठीक है। ये चीज़ें दे देगा। तो इस 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें जो होंगी वो स्टेटमेंट में रॉन्ग होंगी, ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए होंगी। तो जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको पता है, तो बाकी चीज़ों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही लेंगे। एक और प्री के हिसाब से फैक्चुअल ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट वेब क्या है, इंडियन बैंक ने अब ये चूँकि क्या करेगा, प्रोजेक्ट वेब को ना ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ देगा। UPSC कन्फ्यूज कर देगा, या चूँकि वो स्टेटमेंट में प्रश्न देता है, स्टेटमेंट में प्रश्न देगा और ऑप्शंस में क्या होगा, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर वाला। तो प्रोजेक्ट वेब से कंफ्यूज ना होना, ये इकोनॉमिक्स संबंधित टर्म है और किस लिए है वो बता रहा हूँ। इंडियन बैंक ने डिजिटल रूपांतरण के पहल के तहत जो है प्रोजेक्ट वेब के तहत नई सेवाओं की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट वेब क्या है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। इसमें क्या इसे जो है क्या किया जाएगा, जो इसे जो है ना, इसमें तकनीक का उपयोग करके, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया जा रहा है। और इसी के पहल के तहत जो है नई सेवाओं की शुरुआत की गई है। इसे जो है नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। और इसके तहत क्या होगा कि पारंपरिक कागज रहित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG योजना जो है वो शुरू की गई है। उसमें बस इतना ध्यान देना है कि किस बैंक ने शुरू किया और किस लिए शुरू किया, ठीक है। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाकी कुछ नहीं। अब क्या है, निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022। इस को पढ़ने से पहले चीज़ मैं आपको दे दूं कि UPSC जो है आयात निर्यात के जो आंकड़े होते हैं, तो जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको PYQs के आधार पर। साथ साथ जो है जैसे कोई रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो इन रिपोर्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो नीति आयोग जारी करता हो,
जो आरबीआई जारी करता हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, और कैसे बनते हैं वो ज़रा देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या है, देखिए एक चीज़ आपके लिए मैंने लाया था, देखिए क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो मैंने दिखाया था आपको, यहाँ देखिए ये 2023 का, इसी साल का प्रश्न है, 2023 का 28 मई को जो पेपर हुआ 2023 में, क्या है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2 ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे स्टेटमेंट ये बना। अच्छा, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडिया PLI स्कीम्स, ठीक है। यहाँ शब्द क्या है, लोकल कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज, यहाँ हम लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। ये जो टर्म्स है, और PLI अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आपने एक्सपोर्ट पे एक क्वेश्चन देख लिया, 2023 में ही बना। अच्छा, इसी चीज़ को चलिए आइए इस पे देख लेते हैं, जो ये बना है 2020 में है, 2020 में है। ये क्या है, भारत का व्यापारिक निर्यात, लौह इस्पात रसायन उद्योग जो है ये इससे कमी आई है, सेवाओं का निर्यात उसकी सेवाओं का आयात से अधिक है, समग्र व्यापार जो घाटा वो चालू घाटे से ग्रस्त है, ऐसा जो है स्टेटमेंट बन के 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो यूपीएससी करता क्या है, देखिए ये 2020 में ये भी प्रश्न आया कि क्या है कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार का मूल्य लगातार बढ़ा है। कपड़ा और वस्त्र में क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। पिछले 5 वर्षों में नेपाल दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। कौन से कथन सही है? 2020 में भी ये प्रश्न आया। तो व्यापार संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, यानी चीज़ें जो क्या करेंगे, डेटा से डायरेक्ट पूछ देगा। और इसी साल 2023 में पूछा था। तो पैटर्न अगर आप 2020 का अगर जो PYQs देखा होगा तो पैटर्न को फॉलो करके 2023 में वो स्टेटमेंट सही कर सकता था। और जो कॉमन चीज़ PLI पढ़ा होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वाली चीज़ें, तो वहाँ वो भी सही करता था। तो सही करने से इस बार पेपर टफ नहीं था, चूँकि क्या है कि तरीका अब ये अप्रोच बदल गया है कि हम लोग एलिमिनेशन जो टेक्निक था ना, उसी को यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया। उससे क्या होता था कि पहले हम लोग तुक्का भी मार लेते थे, अब क्या है कि तुक्का के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको पता है तो आप सही करेंगे, नहीं पता है तो वो गलत ही होगा, वो कन्फर्म गलत होगा। तो इसमें क्या है, आप देखिए नीति आयोग ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022 का तीसरा संस्करण जारी किया। निर्यात तैयारी सूचकांक, हमारी निर्यात की कितनी तैयारी, उसकी सूचकांक जारी किया। किसने जारी किया? नीति आयोग ने। EPI को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया गया है। इसमें 2022 के दौरान जो है भारत में निर्यात प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण होगा। क्षेत्र विशिष्ट और जिला स्तरीय पण्य निर्यात से संबंधित उल्लेख है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किसने जारी किया, किसने जारी किया। ऐसे जो इंडेक्स होते हैं वो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता दे रहा हूँ। किसने जारी किया, उसके स्तंभ क्या है, और डेटा क्या कहता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ इसमें से पढ़ना होता है। तो इसके स्तंभ है नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात प्रदर्शन। 4 स्तंभ है, इसको ध्यान देना है। चूँकि क्या करता है कि यूपीएससी यहाँ से प्रश्न बनाता है, और यूपीपीसीएस में क्या पूछ देगा, ये सूचकांक को किसने जारी किया है, डायरेक्ट पूछ देगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्या है कि इसमें सूचकांक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि कुछ तटीय राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तटीय राज्य कौन से? तमिलनाडु और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, ठीक है। 99% जो देश हैं वो क्या है, 99% देश के जो ज़िले हैं वो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल हैं। सबसे पहले यूपी ने शुरू किया था, उसके बाद फिर पूरे देश में लागू कर दिया गया, एक जिला एक उत्पाद। फिर क्या है कि जो 10 मदें हैं भारत के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा कवर करती हैं। जो 10 चीज़ें हैं निर्यात का, ठीक है, यानी जो बाहर हम सामान बेचते हैं उसका 80% हिस्सा 10 मदें जो है वो कवर करती है। इसमें क्या है, इंजीनियरिंग सामान है, पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है। केवल 100 जिले जो हैं भारत से लगभग 87% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। केवल 100 जिले, यानी कि सेंट्रलाइज है निर्यात। भारत का जो निर्यात है, निर्यात सेक्टर है, वो जिले वाइज अगर देखें तो वो सेंट्रलाइज है, चूँकि 100 जिले ही हैं जो 80-87% जो है, यानी मान कर चलिए 90% तक जो है वो निर्यात के लिए जिम्मेदार है। बाकी 10% में पूरा अन्य जिले आ गए। और क्या करता है कि भारत का जो है जो 49% निर्यात है, यानी 50% ही मान कर चलिए, 50% जो निर्यात है, आधा निर्यात है, वो केवल 10 जगहों पे जाता है। कुछ डेटा है ये नॉर्मल, इसमें कुछ बहुत याद करने की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट है, चूँकि एक जिला एक उत्पाद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए कि 99% जो ज़िले हैं वो क्या है, आपका जो है एक जिला एक उत्पाद की योजना के तहत जो है इसको शामिल है।
अब कुछ चुनौतियों की बात की गई है। चुनौतियाँ क्या होती हैं कि मेंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी होती हैं चुनौतियों को देखना, जिसमें क्या है कि देश के कई क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी का अभाव है, इसको मेंस में लिख सकते हैं। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निम्न प्रदर्शन रहा है। निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन नहीं होता है। विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है। तो ये आप जो है मेंस के लिए यूज कर सकते हैं। सिफारिशें जो है क्या की गई इस रिपोर्ट में, क्या करना चाहिए। सिफारिशें ये थी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है स्थान विशिष्ट रणनीतियाँ अपनाई जाएँ, यानी कि जो स्पेस स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं ना, प्लेस स्पेसिफिक, जैसे कि मान के चलिए कोई जगह है तो उसके यहाँ क्या स्थितियाँ हैं और जो निर्यात और आयात में क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उसके स्थान विशिष्ट के आधार पर रणनीतियाँ अपनाई जाए, यानी कि डिसेंट्रलाइज अप्रोच अपनाई जाए। निर्यात बाज़ारों का विविधीकरण होना चाहिए, जैसे कि जीआई उत्पादों पर आधारित हो, एफटीए का उपयोग हो, विदेशी बाज़ारों का लाभ उठाया जाए। ठीक है, आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेटिक, वस्त्र और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे जो उच्च विकास वाले क्षेत्र है उसकी पहचान करना और डेटा उपलब्धता में सुधार करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेटा उपलब्धता में, क्योंकि क्या होता है कि डेटा की विश्वसनीयता और उसकी कमी के कारण जो है बहुत सी गड़बड़ियाँ होती हैं। अब आता है कि पीएलआई जो है, ये पीएलआई योजना है। अब इसमें क्या किया गया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर। आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की जो है वो चीज़ें मंजूरी दी गई। अच्छा, इसको किसने मंजूरी दी? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय। इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पीएलआई। अब देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यूपीएससी में आपने प्रश्न देखा ही होगा, देखिए ये यूपीएससी 2023 में प्रश्न पूछा, क्या पूछा, ठीक है, प्रश्न पूछा, देखिए ये 2023 का प्रश्न, इसी साल का, पीएलआई स्कीम से। मेनी लोकल कंपनी एंड सम फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। आप सोचते होंगे ना कि प्रश्न कहाँ से बनता है, चीज़ें यहीं से बनती हैं। अब उसमें से क्या है कि अब उसमें से इतना सारा कंटेंट है, उसमें से हीरो को निकालना है, वो काम जो है वो करने में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर लाइक कर सब्सक्राइब करिएगा। अब क्या है कि इसमें जो है पीएलआई योजना क्या की गई थी, 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि घरेलू विनिर्माण उद्योग को, आप यहाँ शब्द ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा है अब वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। घरेलू विनिर्माण उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण क्षेत्रक में भारत से ग्लोबल चैंपियन कंपनियां खड़ी करना है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में भी आप होंगे, जो स्टेटमेंट पूछा था उसको सॉल्व करने की स्थिति में आप आ गए होंगे, यही जो होता है। अब पीएलआई योजना किसके लिए शुरू की गई थी? 14 विनिर्माण क्षेत्रकों के लिए। ये जो टर्म है ना, 14 संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा कि कंफ्यूज कर देगा, 15 बोल देगा, 13 बोल देगा, 12, 11 बोल देगा, और वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और एग्जाम में प्रेशर में लोग सोचता है अरे हो सकता है कि करंट अफेयर में कुछ चीज़ें रही हो, 14 से 15 हो गया, बट नहीं, 14 ही है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें चिकित्सा उपकरण, खाद्य, वस्त्र, औषधि क्षेत्र आदि शामिल हैं। आईटी हार्डवेयर को 2021 में सूचित किया गया था। अब क्या है कि इसमें जो है ना, जो इसका योजना का उद्देश्य क्या है, इसके टारगेट सेगमेंट क्या है? भारत में विनिर्मित लैपटॉप, टैब, ठीक है, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर्स जो है, फॉर्म फैक्टर्स जो है, ये सब चीज़ें हों। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन हो, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जो निर्माण होता है, आईसी का जो कंप्यूटर में यूज होता है, और पैकेजिंग को इसके तहत जो है प्रोत्साहन घटक के तौर पर शामिल किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो विनिर्मित उत्पाद होंगे, ठीक है, उसकी गणना के लिए जो है 2022-23 को आधार वर्ष माना गया है। बाकी कुछ जो है प्रोत्साहन अवधि 6 वर्ष की है, बस, इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना इसमें। आप पीएलआई को देख लिए और किसके लिए जारी हुई वो देख लिए, बस। बाकी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे आएंगी तो मैं आपको अगले साल वो सब पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सारी जो पूरे साल भर जो है सारी चीज़ों को, करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। रोज़ 9 बजे लाइव आइए, सुबह में आधे घंटे का क्लास करिए करंट अफेयर के लिए। निश्चिंत रहिए, मैगजीन जो है जितना दिन भी लगेगा, मैं एक महीने नया वाले एडिशन आने से पहले पूरी मैगजीन जो है लगभग आधे घंटे क्लास करके कंप्लीट कर देंगे। और प्री और मेंस के क्वेश्चंस के हिसाब से करा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि इससे अधिक बढ़िया कोई कराता होगा यूट्यूब पे। क्या है कि अब जब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किए, भूमि सम्मान पुरस्कार यूपी पीसीएस के लिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, बीपीएससी में भी बन जाएगा, स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, यूपीएससी में क्या करेगा कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें कैसे डीप पे थोड़ा जाएगा,
वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। डायरेक्ट पूछा तो फिर क्या बात ही होती। उसमें क्या है कि जो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था DLR में जो है, उसी कार्यान्वयन में उपलब्धियों को उसमें जो है दिया गया सम्मान। ठीक है, ये 2016 में शुरू की गई थी योजना। कौन सी योजना? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। भूमि सुधार की दिशा में अगर हम कोई कदम लिखते हैं कि भूमि सुधार की दिशा में, UPSC भी सिलेबस से भूमि सुधार की दिशा में, ठीक है, तो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो हैं, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में एक जो है DILRMP जो है योजना 2016 में शुरू की गई थी, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये योजना देखनी है, 2016 में शुरू की गई थी। और ठीक है, इससे जो है क्या है कि पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिक कार्यक्रम के नाम से जानते थे, अब उसी को नाम बदल कर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया था। अब इसका जो है नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या था? एक आधुनिक व्यापक पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना। ठीक है, अब इसको जो 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो 25-26 के लिए बढ़ाया गया है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि उसका भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का महत्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेगा क्या कि भूमि सुधार में अगर आप लिख रहे हैं, भूमि सुधार पे मैं टेलीग्राम पे नोट्स दे रहा हूँ। ठीक है, भूमि सुधार पे नोट्स दे रहा हूँ, आपको नोट्स दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स है मेरे। ठीक है, वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर PCS IAS PCS में। इसमें क्या है कि आपको नोट्स दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस नोट्स को देखिएगा और यहाँ पे उसी में जो है वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा। आपका भूमि सुधार पे दूसरा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी जो है GS3, GS2, GS1, GS4 सारा GS का जो है मेंस के हिसाब से टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कवर कर देंगे हम लोग। इसको जल्दी शुरू करने वाले हैं, 2-4 दिन के अंदर ये चालू हो जाएगा, क्लासेस शाम को चलेंगी वो। ठीक है, इसमें क्या है कि भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का महत्व क्या होगा कि जो सरकार और सरकारी अधिकारी हैं और नागरिक हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा कि संपर्क कम होगा, चीज़ें डिजिटलाइज होंगी और इससे क्या होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी। ठीक है, भूमि समिति की कृषि के लिए जो है पूंजी और ऋण की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाया जाएगा। ठीक है, अदालतों में जो लंबित मामले हैं उसकी संख्या को कम करने में और उससे विवादों को सुलझाने में ये मदद करेगा। और ये भूमि जो केंद्र राज्य सरकार के लिए भूमि सुधार भी लागू करना उपयोगी, क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत सारी परियोजनाएं होती है तो लैंड एक्विजिशन होता है, यानी भूमि अधिग्रहण होता है। तो डिजिटलाइज हो जाने से, आधुनिकीकरण हो जाने से उससे क्या होगा कि जो वो उसमें भी पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार कमी होगी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको अधिग्रहण करने में भी सरकार को सहूलियत होगी। ठीक है, अब क्या कहिए कि भूमि अधिकारों में सुधार के लिए जो अन्य पहलें सरकार ने की हैं वो कौन से हैं? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार। ये क्या है कि 14 अंकों का जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक पहचान संख्या है, उसके भूखंड के अक्षांश और देशांतर के निर्देशकों पर ये सृजित होती है। ध्यान देना इसको। ठीक है, जैसे आधार कार्ड था वैसे भू आधार ही। ठीक है, स्वामित्व योजना, इसके तहत क्या है स्वामित्व योजना? अच्छा, स्वामित्व योजना पर UPSC दोनों ने प्रश्न पूछा हुआ है। कमेंट करके बताइए स्वामित्व योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, वो बताइए आप। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि गांव में संपत्ति के मालिकों को जो है कानूनी रूप से स्वामित्व कार्ड दिए जाते हैं। ड्रोन सर्वे होता है, उसके बाद जो है क्या है कि चीज़ें जो है वो आपका ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड में सेव हो जाएंगी और उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा और वही जो है संपत्ति जो होती है उसका मालिक कानूनी रूप से जो है इसका स्वामित्व कार्ड मिलता है। ठीक है, अब आता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, किसने शुरू किया, ये किसने जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति की क्या गठन किया है? SCOS यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स पर गठन किया है। करेगा क्या ये कि जो सांख्यिकी कार्यालय के तहत क्या होगा, सभी सर्वेक्षणों के फ्रेमवर्क और परिणामों की समीक्षा करने का व्यापक अधिकार होगा। इसमें 10 सदस्य हैं और 4 गैर सरकारी सदस्य हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सर्वेक्षण का अंतिम रूप देना और प्रशासनिक डेटा का बेहतर प्रयोग हो सकेगा। और इसके बाद क्या होगा कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पास क्या होगा, जो सर्वेक्षण परिणाम होंगे उसको जारी करने का अंतिम प्राधिकार उसी के पास होगा। अब आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है DPIIT जो है ने औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को जो अवधि है उसको मौजूदा 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस होते हैं उसकी वैधता की जो अवधि होती है वो 3 साल की होती है, उसको उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। यदि जो है लाइसेंस धारक क्या है कि जारी होने के 15 साल के भीतर जो है वाणिज्यिक उत्पादन नहीं शुरू करता है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय क्या करेगा, लाइसेंस की अवधि को 3 साल और बढ़ा देगा।
अगर अब उसके बाद नहीं काम किया तो वो लाइसेंस जो है वो रद्द माना जाएगा। ठीक है, जो लाइसेंस जारी होते हैं औद्योगिक लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, वो किसके तहत जारी होते हैं? उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम इरडा 1951 के तहत विनियमित और जारी होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका इलेक्ट्रिक मालवाहक यानी इलेक्ट्रिक फ्रेट व्हीकल। क्या है कि परिवहन, यूपीएससी के जीएस3 में परिवहन जो है ये एक टॉपिक है, और इससे क्या है कि मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में आपको लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेंस में डेटा भी यहीं से आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से डेटा यूज कर सकते हैं, और प्री के लिए अगर कुछ बनेगा तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कैसे, वो बताता हूँ मैं। न्यूज में क्यों रहा? उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों ने इलेक्ट्रिक मालवाहकों की मांग बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाया है, यानी जो ई व्हीकल्स है उसकी मांग बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाया है। यह घोषणा की है 14वें जो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के नीति आयोग के ई फास्ट इंडिया कार्यक्रम के दौरान जो है ये की गई। ई फास्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। ये भारत का जो है नीति आयोग के नेतृत्व में पहला इलेक्ट्रिक माल ढुलाई परिवहन प्लेटफॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब प्री वैसा हो भी गया है कि देखना ही पड़ेगा, आप बच के नहीं रह सकते। तो स्वच्छ और हरित माल परिवहन की दिशा में प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया। अब मेंस, इसको बस प्री के लिए इतना ही बस देखना है, ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें कुछ नहीं देखनी। अब क्या है, मेंस के हिसाब से भारत के लिए जो है माल ढुलाई का जो विद्युतीकरण होगा उससे क्या लाभ, महत्व क्या है उसका। कुल माल ढुलाई में ये डेटा आप मेंस में लिख सकते हैं सड़क के माध्यम से, चूँकि ये क्या है कि परिवहन वगैरह जो है इस सब सेक्टर का, इसका मेरे पास नोट्स हैं डिटेल, मैं उसको दे देना आपको टेलीग्राम पे, आज शाम तक उसको मैं लोड कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, ये नोट्स मिल जाएंगे। GS3 में है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से बनते भी हैं और मैं दिखा भी दे रहा हूँ प्रश्न कैसे बनते हैं। कुल माल ढुलाई में सड़क माध्यम से की जाने वाली जो माल ढुलाई उसकी हिस्सेदारी कितनी है? 71%, यानी टोटल जो माल ढुलाई होती है उसमें सड़क मार्ग से 71% होती है। और भारत के जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है उसमें कुल माल ढुलाई क्षेत्र का लगभग 14% का योगदान है। जो है ये क्षेत्र जो क्या है कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर भी बहुत अधिक निर्भर है। तो इसी के लिए जो है सरकार वैकल्पिक चीज़ें भी अपना रही हैं। तो क्या है कि पहले क्या की गई हैं, जैसे कि चुनौतियां हैं माल ढुलाई के विद्युतीकरण में, चुनौतियां क्या हैं कि उद्योगों की अलग अलग प्रकृति है। कुछ क्या है कि जिसके पास है इसका उद्योगों की प्रकृति अलग हो जाने की वजह से, ठीक है, और इसका स्वामित्व मुख्य रूप से केवल एक ऐसे व्यक्ति और मालिकों के होने पर से जो संख्या में इनके पास कम वाहन है और प्रकृति अलग है, तो डिमांड जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसके लिए चुनौतियाँ हैं। और माल ढुलाई से जो डेटा है वो एक जगह कहीं संग्रहित तो है नहीं, वो डिसेंट्रलाइज है, इधर उधर छिटा-पटा है, ठीक है। तकनीकी बाधाएं हैं, जैसे अधिक माल का वजन जो है लंबी दूरी के लिए यात्रा, ये वाहन कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए माल उठाना है कोलकाता से और जाना है आपको तमिलनाडु, तो वो क्या इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम है ये वाहन। तो इन सब चीज़ों की जो बातें हैं वो थोड़ा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। स्थलाकृति, चूँकि क्या है कि अगर मान लीजिए भारत की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जैसे झारखंड में आएगा तो घाटियाँ मिलेगी, घाटियों की चढ़ाई होगी, तो क्या ई वाहन जो है घाटियों की चढ़ाई को कर पाने में सक्षम हो पाएगा। ये सब जो मुद्दे हैं वो है, जलवायु, तापमान, ये सब जो है इसके प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे। तो सरकार क्या कर रही है, इसके लिए वैकल्पिक अभी काम किया जाना बाकी है। सरकार क्या कर रही है, सरकार ने भी बहुत सारी पहले की हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना सरकार चला रही है, लिख सकते हैं आप। फेम 2 सब्सिडी योजना है। राज्य स्तरीय नीति जैसे कि डिलीवर इलेक्ट्रिक दिल्ली, ये दिल्ली सरकार ने चलाया। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम, ये भी सरकार चला रही है। तो ये कुछ पहले हैं, मेंस में के लिए आपके काम लायक है, ठीक है। आप प्री के लिए जो था वो आप बस देख लीजिए इसमें से। तो ये कंटेंट आपका यहाँ समाप्त होता है। अब जो है एक चीज़ हमने आपको कहा था कि ये मैंने आपको कल ही सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं। ग्लोबल मिनिमम टैक्स वगैरह सारी चीज़ें थी, क्रिप्टो एसेट था, ये भी हो गया था। ये देख लीजिए आप, एक कंटेंट यहाँ से करा देंगे तो कल जो है मात्र कल परसों में 13 ही पढ़ना रहेगा। 14वां आर्टिकल है, सो नीचे से शुरू करते हैं। कृषि मशीनीकरण, फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है, कृषि मशीनीकरण का जो है सबसे मूल जो उद्देश्य क्या है इसको करने का, GS3 का जो पेपर होता है, GS3 के पेपर में कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं।
अब मैं GS3 का जब मैं मेंस का क्लासेस कराऊंगा तो उसमें आपको खूब सारे जो है एकदम क्रिस्प रिलेवेंट और टू दी पॉइंट, जो लाखों की कोचिंग कराती हैं वो एकदम उसको उतनी ज़रूरत ही नहीं होती, छोटा सा कंटेंट का लिए जो आपको मैं क्लासेस कराऊंगा उससे आप देखिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पिछले साल ही जब मैं आपको तो दिखाने के लिए तो मैं कृषि पे जो है आपको हर साल कम से कम जो मेंस में क्या है कि हर साल प्रश्न आया हुआ है, तो मैं दिखाने के लिए आपको पूरा पेपर उठाऊँ 2014 से उठाऊँ तो मैं सब दिखा दूँ, हर जगह कृषि संबंधित प्रश्न है, कृषि आधुनिकीकरण, कृषि मशीनीकरण, कृषि के संबंधित चुनौतियाँ। 2022 का जो पेपर हाल ही में हुआ है उसको पहले देख लेते हैं, उससे प्रश्न कैसे बना। ठीक है, ये तो कल के लिए जो है मैंने आपको बताया था वैश्विक न्यूनतम कर, ये आपको कल आपको टेलीग्राम पे भी डाला था, लेकिन किसी ने जो है लिखा नहीं, इसको लिखना चाहिए आपको। इससे क्या होगा कि आपको जो है चीज़ें समझ में आने में आ जाएंगी और सबसे बड़ी बात है लिखने की हैबिट बनेगी। ठीक है, और यह दृष्टिकोण भी दिया हुआ था कैसे लिखना है। ठीक, तो वैसे ही देखिए ये 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर है। अब ये क्या है, ये देखिए आप, कृषि उत्पादों के विपणन की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या है। एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए किस प्रकार सहायक है। आपने जो मैंने बताया ना कृषि उत्पादों के विपणन के लिए, तो विपणन वाला जो मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक वाला परिवहन वगैरह चीज़ों के लिए जो है प्रश्न आपका काम कर जाएगा। मेंस का जो कंटेंट था उसमें जो सड़क में जो 61% जो है धुलाई होती है और तमाम जो तकनीकी बाधाएं हैं, फिर इसके बाद जो है भौगोलिक जो समस्याएं हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर भी आप लिख सकते थे। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या है कृषि उत्पादों के विपणन के लिए। ठीक है, अब क्या है एकीकृत कृषि पर, मतलब कृषि पे संबंधित जो है आपको 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल गए। तो शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट वाले जो होते हैं क्वेश्चन 10 नंबर वाले, 10 नंबर में भी लगभग 1 या 2 मिल जाएंगे। तो इससे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 से 60 नंबर एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर वाले जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कृषि मशीनीकरण। अब आप जब लिख रहे हैं वहाँ से उसमें ऑथेंटिक डेटा के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं कि कृषि और पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति ने क्या बोला कि लघु और कृषि सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ प्रश्न जो है आप देखे होंगे, देखिए भारत में छोटे और किसानों के लिए किस प्रकार सहायक है, ये एकीकृत कृषि प्रणाली में पूछा हुआ है। ठीक है, एकीकृत कृषि प्रणाली पर यही चीज़ें अगर कृषि आधुनिकीकरण पर पूछ दे, कृषि मशीनीकरण पर पूछ दे, तो चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं आप कि यही कंटेंट जो है कहाँ कैसे यूज करना है। कंटेंट अब क्या है कि उस 2-3 घंटे के पेपर में, 3 घंटे के पेपर में इतना कुछ आपको याद नहीं रहता है। तो जो चीज़ें आप पढ़े होते हैं पहले से वही चीज़ें आपको दिमाग में घूमती हैं। तो एक ही कंटेंट को किस तरह से किस स्थिति में उपयोग करना है, यही आंसर राइटिंग की मुख्य कला होती है, यही आर्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है आपको हम बता रहे हैं इसमें। ठीक, तो अब क्या है हम ये पढ़ते हैं कृषि मशीनीकरण होता क्या है। कृषि मशीनीकरण बहुत आसान है, इसमें देख लीजिएगा। कृषि मशीनीकरण का आशय क्या है कि उन मशीनों का उत्पादन करना, उसका उपयोग करना जो कृषि कार्यों में मानव और पशु की जगह इस्तेमाल होती है, यही कृषि मशीनीकरण है। भारत में जो कृषि का मशीनीकरण का स्तर कितना है, 47% है। डेटा आप लिख सकते हैं। जो चीन में लगभग 60 जा रहा है और ब्राज़ील में लगभग 75 जा रहा है। जो कृषि मशीनीकरण का जो स्तर बहुत अधिक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब जैसे है राज्यों। किंतु वही चीज़ अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, ये भारत का जो नक्शा है, मान लीजिए ये भारत का हो गया, तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में वो चीज़ें नहीं है। कृषि मशीनीकरण का स्तर जो है नगण्य है। ठीक है, अब क्या है कि अब इसमें बाकी चीज़ें इसमें देख रहा है, कृषि मशीनीकरण में चुनौतियाँ क्या हैं वो देख लेना है। ठीक है, चुनौतियाँ अगर चूँकि लिखना ही पड़ता है और आगे की राह लिखना ही पड़ता है, सरकार के प्रयास लिखे जाएंगे, तो यही जो है मुख्य चीज़ें होती हैं। महत्व है, तो कृषि मशीनीकरण का जो है महत्व पहले देखते हैं, चुनौतियों से पहले महत्व जरूरी होता है। तो कृषि मशीनीकरण महत्व भी पूछ सकता है पेपर में। तो उत्पादकता और लाभ में वृद्धि करता है। जो उपकरणों से कृषि होगी उसमें जो उत्पादकता होगी यानी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगा, 30% तक गेन होगा, यानी उस 30% तक बढ़ोतरी होगी और इनपुट लागत 20% तक कम हो जाएगी। ठीक, फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, जो कृषि मशीनीकरण से काम का बोझ कम होगा और दक्षता बढ़ाएगा और शिक्षित युवाओं के बाहरी प्रवास में मदद मिलती है, क्योंकि क्या है कि ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है,
और अन्य क्षेत्रों में इससे बेहतर योगदान होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कृषि के में तकनीकियों के इस्तेमाल से, मशीनीकरण के इस्तेमाल से जो है संधारणीयता को, जो है सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। भूमि, जल और ऊर्जा की मात्रा को कम करके संधारणीय कृषि को बढ़ावा देता है। चुनौतियाँ क्या हैं वो देख लेना है। इसमें से मुख्य मुख्य चीज़ों को, कीवर्ड्स को आपको छांट लेना है, वही आंसर्स में लिख देने हैं। ठीक है, इसका हम लोग जो पढ़ने का अप्रोच है सीधे आंसर राइटिंग और क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस वो हमारा अप्रोच है। हमको पूरा मैगजीन नहीं कंप्लीट करनी है। इसमें क्या है कि हमको बस उतना ही चीज़ें करनी है जिससे हमारा सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं, जो कुछ इसमें कंटेंट दिया कुछ छूटे ना। कृषि मशीनीकरण में चुनौतियाँ तो लिख सकते हैं आप। चुनौतियाँ में मान लीजिए ऐसे आपने डायग्राम बना दिया, चुनौतियाँ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाया, मशीनीकरण की धीमी गति। अब ये रिपोर्ट दे सकते हैं, नीचे से थोड़ा सा बॉक्स बना करके दे सकते हैं कि वर्तमान जो 47% का स्तर है उसको 75 से 80% करने में 25 वर्ष लगेंगे। ठीक है, औपचारिक अध्ययन का अभाव है। अभी क्या किसी मशीनीकरण का औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया। एग्री इंजीनियरिंग जो है पर औपचारिक शिक्षा नहीं है, केवल 2 राज्यों में है, यानी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में एग्री इंजीनियरिंग निदेशालय जो, ठीक है, और अन्य जगह का नहीं है। ठीक है, उद्योग विशिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड जो है, यानी NIC जो होता है, उद्योग विशिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिकरण वर्गीकरण कोड जो होता है, वो किसी औद्योगिक कृषि के मशीनरी के लिए है ही नहीं। यानी जो है इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह कि जो कृषि है उसका अगर जो मशीनरी जो उद्योग है उसको उद्योग का मान्यता ही नहीं मिलता है। उससे क्या होगा, वित्त संबंधी, निर्यात संबंधी और जो अन्य सरकारी जो पहले होती हैं उससे संबंधित जो बेनिफिट्स मिलते हैं उद्योग का दर्जा मिलने से। ठीक है, इंडस्ट्री लाइसेंस आपको पढ़ाया होगा ना, इंडस्ट्रियल लाइसेंस अभी सरकार ने 15 वर्ष कर दिया इसको, वो सारी बेनिफिट्स इसको नहीं मिलेंगी। तो आप लिंक कैसे करेंगे? अभी नीचे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल लाइसेंस, उसमें क्या था 15 साल सरकार ने मान्यता बढ़ाई 3 साल से करके, और फिर 3 साल बढ़ा सकती है सरकार अगर उसमें प्रोडक्टिविटी स्टार्ट नहीं की गई। तो वो अगर इसको दर्जा उद्योग का नहीं मिलेगा तो इसके जो उपकरण, जो मशीन बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होंगी या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, उसको उद्योग का लाभ जो दर्जा होने से मिलता था वो चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। बिजली की जो है बहुत सारी कमी है, बिजली की तक पहुँच कमी है। पंजाब में ये प्रति हेक्टेयर 6 किलोवाट विद्युत उपलब्धता है, मिजोरम में 0.7 है। और अन्य चुनौतियाँ क्या है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग क्या है कि किसान जो है, अधिकतर किसान घाटे की डर से, ठीक है, और ये क्या करते हैं कि नए और तकनीकी चीज़ों को अपनाने से हिचकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो है एक परिवर्तन जो होना चाहिए वो उस क्षेत्र में नहीं होता। सीमित अनुसंधान और विकास, कुशल श्रमिकों की कमी है, किसानों की आय निम्न है। अब जो है इसमें सरकार के जो अब आगे की राह पहले देख लेते हैं। आगे की राह क्या करना क्या चाहिए, जो चुनौतियाँ हैं तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो आगे की राह में क्या करना चाहिए कि कम लागत वाले छोटे उपकरणों पर पहले बढ़ावा दिया जाए। लघु और सीमांत किसानों के लिए सहायक इकाइयाँ स्थापित की जाए जो मशीनरी के मानक घटकों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती हों। उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि जो उपकरण विनिर्माण उद्योग को, विनिर्माण क्षेत्र को NIC कोड दे करके अलग उद्योग देना चाहिए, अलग उद्योग की मान्यता देना चाहिए। स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, IITs द्वारा और ITIs द्वारा, ठीक है, स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। वित्त पोषण में आसानी से जो है इस चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। KCC के तहत जो है सावधिक ऋण प्रक्रियाओं को, जो इसमें दस्तावेजों की संख्या कम करके सरल बनाया जाए और लोगों को उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सरकार ने इसके लिए कुछ प्रयास भी किए हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। जो सरकार के प्रयास लिखने पड़ते हैं, जहाँ हम आलोचना कर रहे हैं वहाँ कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हम बताएंगे कि ये होना चाहिए, और सरकार के प्रयास भी जरूर बताना होता है, चूँकि हम लोग सरकारी सेवा में जाने वाले हैं। इसमें क्या है कि सरकारी पहले क्या होती हैं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन समम जो है SMAM 2014-15 जो है इसको लागू किया। अब इसका जो वर्तमान में इसका जो है क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में विलय कर दिया गया। ठीक है, इससे अधिक केंद्रीय स्तर से अधिक जो है राज्य स्तर पे उदाहरण है केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। इससे क्या है कि किसानों द्वारा रियायती दरों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराती हैं। एक केस स्टडी है मेरे पास, शाम तक वो भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। उस केस स्टडी को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रयासों पे। ठीक है, वो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उड़ीसा सरकार द्वारा चालू की गई थी। अभी कुछ प्री के हिसाब से कुछ अन्य फैक्ट्स हैं वो क्या है कि ये है कि हाल ही में जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या है कि प्रौद्योगिकी आधारित कई पहले शुरू की हैं, जिसमें क्या है
मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल, एक जो सेंट्रलाइज पोस्टल, इस सेंट्रल जो सरकार का जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, जो क्या करता है कि ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो है स्वचालित मौसम जो स्टेशनों द्वारा जो डेटा एकत्र किया जाता है लोकल वेदर, उसका जो है प्रबंधन करता है और प्रोसेसिंग करता है। ठीक, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यस टेक्नोलॉजी, ये मैनुअल, ये क्या करता है कि प्रौद्योगिकी संचालित एक उपज अनुमान प्रणाली है। ठीक है, और ये सब जो है ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करते हैं। और क्या है कि एड सहायक क्या है, ये ऐप क्या करता है कि किसानों के लिए फसल बीमा को अधिक सुलभ और सुगम बना करके जो है बाधा रहित और पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। तो आप बस देख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी डीप नहीं जाता है यूपीएससी, जितना एकदम आए ही ना कुछ आप लोगों को। तो बस ये कृषि मशीनीकरण में हमने क्या देखा, कृषि मशीनीकरण क्या है, डेटा यहाँ यूज कर सकते हैं, लिख के आंसर्स में चुनौतियाँ देख सकते हैं, चुनौतियाँ में आप सीधे आगे की राह देख सकते हैं, सरकार के प्रयास देख सकते हैं और इसका महत्व देख सकते हैं। कृषि आधुनिकीकरण और कृषि मशीनीकरण जो है ये आपका कंप्लीट हो गया मेंस के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है। अब कल जो है आपको अन्य जो बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं उसको भी कंप्लीट करा देंगे, और उसको कराने के बाद जो है हम लोग इन्वायरमेंट पे प्रोसेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं, साल भर आपको पूरे करंट अफेयर्स बिल्कुल 9 बजे डेली सुबह आधे घंटे से 35 मिनट की क्लासेस में आपको कराए जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।